नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने सर्वनाम और विशेषण चैप्टर को कंप्लीट किया था और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उसको भी अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। आज जो हमारा होगा वो क्रिया क्रिया होगा और क्रिया के भेद। आज हम क्रिया को देखेंगे और क्रिया के भेद को देखेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्रिया कहते किसे हैं उसको देखते हैं। जिस शब्द अथवा समूह शब्द समूह से किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जिस शब्द अथवा शब्द समूह से किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो वो क्रिया कहलाता है। ठीक है भैया। क्रिया क्या है? जिस विकारी शब्द से किसी वस्तु का विषय में कुछ विधान किया जाता है, क्रिया होता है। ठीक है। इस क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वो होता है किसी कार्य का होना या किया जाना। क्या है? किसी कार्य का होना या किया जाना। ठीक है। क्रिया की मूल धातु क्या है? जिस मूल शब्द या अक्षर से क्रिया का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे धातु कहते हैं। ठीक है भैया। इसके अलावा क्रिया पद का वह अंश जो प्राय क्रिया के सभी प्रारूपों से होता है वो धातु कहलाता है। ठीक है भैया। इसके आगे अब भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। एक धातु के दो भेद होते हैं, एक मूल धातु, दूसरा यौगिक धातु। ठीक है। मूल धातु क्या होते हैं? मूल धातु वे होते हैं जो या स्वतंत्र या क्या होती है? स्वतंत्र होती हैं। ठीक है। अर्थात किसी पर आश्रित नहीं होती है। क्या होती है? किसी पर आश्रित नहीं होती है। ठीक है। जैसे खा, पढ़, देख, पी इत्यादि। ठीक है भैया। यौगिक धातु क्या होती है? या प्रत्यय के योग से बनती है। क्या होती है? प्रत्यय के योग से बनती है। जैसे खा प्लस या बराबर क्या हो जाएगा? खाया। पढ़ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा? पढ़ा। तो पढ़ क्या है? धातु है। आ क्या है? प्रत्यय है। इसमें या क्या है? प्रत्यय है। खा क्या है? धातु है। ठीक है। अब क्रिया के भेद को देखेंगे हम। ठीक है भैया। तो क्रिया के भेद तीन होते हैं। कौन कौन से? रचना की दृष्टि के आधार पर और कर्म के आधार पर, अर्थ की पूर्णता के आधार पर। ठीक है। एक तो रचना दृष्टि के आधार पर, दूसरा कर्म के आधार पर और तीसरा जो हमारा है वो अर्थ की पूर्णता के आधार पर। ठीक है। अब हम देखेंगे रचना के आधार पर कितने भेद हैं? तो दो हैं। एक रूढ़ है, रूढ़ मतलब मूल क्रिया, और दूसरा है यौगिक क्रिया। ठीक है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। रूढ़ मूल क्रिया क्या है और यौगिक क्रिया क्या है? तो ये है रचना की दृष्टि के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है। तो रूढ़ क्रिया क्या है? जो धातु से बनती हो। क्या है? जो धातु से बनती हो, जो मूल धातु में प्रत्यय लगाकर बने उसे क्या कहते हैं? तो मूल क्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे खा से खाया बना, खाना बना, खाऊं बना, देख से देखा बना, देखुए बने और देखूं बने। ठीक है। तो ये क्या हमारा? ये धातु है। ठीक है। ये मूल क्रिया धातु है, मूल क्रिया है। ठीक है। इसके आगे यौगिक क्रिया क्या है? जो धातुओं में एकाधिक प्रत्यय लगाकर बने। जैसे खाना से खिलाना, पीना से पिलाना, देख से दिखाना। ठीक है। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? यौगिक क्रिया। अब दूसरा हमारा है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। क्या है? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो इसमें भी कर्म के आधार पर दो भेद हैं। एक है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। ठीक है। तो पहले हम सकर्मक क्रिया को देखते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े वह क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। और इसके अलावा जहां क्या, किसे, किसको इत्यादि प्रश्न से उत्तर मिले तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। जैसे क्या है? मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो मोहन क्या पढ़ता है? तो मोहन क्या पढ़ता है? तो यहाँ हमें क्या का उत्तर मिल रहा है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है ना? तो वही कहा गया है कि जहां क्या, किसे, किसको इत्यादि प्रश्न का उत्तर मिले वहां सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। अकर्मक क्रिया क्या होती है?
उसको देखते हैं जिस क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़े। क्या है? जिस क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़े वो अकर्मक क्रिया होती है। जहाँ क्या, किसे, किसको इत्यादि प्रश्न का उत्तर ना मिले तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन सोता है, मोहन क्या सोता है, कुछ पता ही नहीं है ना? तो वही कहा गया है कि जहां क्या, किसे, किसको का उत्तर ना मिले वहां सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है भैया, इसके आगे अब सकर्मक के भी दो भेद हैं। पहला द्विकर्मक और दूसरा है एक एक कर्मक। क्या है? एक कर्मक। ठीक है, तो द्विकर्मक में क्या है? दो क्रियाएं जब एक साथ हो, जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, राम ने श्याम को पुस्तक दी। एक कर्मक में क्या है? जब एक क्रिया ही संपन्न हो, जैसे राम ने साइकिल चलाई, राम ने साइकिल चलाई। ठीक है, अब इसके आगे है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया के भेद, यौगिक क्रिया के भी कितने भेद हैं? तो चार भेद हैं। पहले यौगिक क्रिया कहते हैं किसे? जब कर्ता किसी कार्य को दूसरे से करवाए या करने की प्रेरणा दे, वह क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होता है। ठीक है, वो क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होता है। जैसे आ प्रत्यय लगाकर या वा प्रत्यय लगाकर। आ प्रत्यय में जैसे मोहन गोविंद की प्रेरणा से जागा। किसकी प्रेरणा से जागा? तो ये प्रेरणा दे रहा ना कि मोहन उसकी प्रेरणा से जागा। ठीक है, मोहन ने गोविंद को जगवाया। तो ये क्या है? किसके द्वारा है किया गया है? कि गोविंद के द्वारा जगवाया गया, उसको प्रेरणा देकर जगवाया गया। ठीक है, अब क्या है? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है? जब शब्द दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बने तो वहां क्या होती है? संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है, प्रथम क्रिया प्राय प्रधान होती है, दूसरी क्रिया प्रथम की विशेषता होती है। क्या होती है? प्रथम क्रिया जो है वो प्राय प्रधान होती है और दूसरी क्रिया क्या होती है? प्रथम की विशेषता होती है। ठीक है, अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है? तो जब शब्द कल्पित ध्वनि या वास्तविक ध्वनि के अनुकरण से बने तो वो क्या कहलाती है? अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे खटखट, खटखट से खटखटाना, भन-भन से भनभनाना, सन-सन से सनसनाना। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया से ही स्पष्ट हो रहा है, इस वाक्य मतलब इस शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी का अनुकरण किया जा रहा है, पीछा किया जा रहा है। ठीक है, जैसे खटखट से खटखटाना, भन-भन से भनभनाना, सन-सन से सनसनाना। ठीक है, क्या हो रहा है आज? हाँ, अब ठीक है। एक बचा ना नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? जब शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण के योग से बने, जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, झूठ से झुठलाना, गरम से गरमाना, लात से लतियाना। ठीक है, ये सब क्या है? तो ये नाम धातु क्रिया हो जाती है। ठीक है, इसके आगे इसके आगे हैं संयुक्त क्रिया व उसके भेद। क्या है? संयुक्त क्रिया व उसके भेद हैं, देखेंगे। जैसे क्रिया के आरंभ में होने का बोध होना। आरंभ बोधक क्या है? आरंभ बोधक किसे कहते हैं? एक मिनट, आरंभ बोधक किसे कहते हैं भैया? तो जिसमें क्रिया का बोध हो। ठीक है, क्या हो? जिसमें क्रिया का बोध हो, जिसमें क्रिया के आरंभ होने का बोध हो तो क्या कहलाता है? तो आरंभ बोधक कहलाता है। जैसे इसमें पहले धातु होगा, फिर प्लस ने, फिर लगना। तो जैसे वह पढ़ने लगा, पानी बरसने लगा। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? आरंभ बोधक क्रिया। ठीक है, समाप्ति बोधक क्रिया क्या है? पहले धातु होगा फिर चुकना। ठीक है, मुख्य क्रिया की पूर्णता, व्यापार की समाप्ति का बोध हो, वहां क्या होता है? समाप्ति बोधक क्रिया होती है। वह खा चुका है, वह पढ़ चुका है। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? समाप्ति बोधक क्रिया। ठीक है, अब हमारा है निरंतरता नित्यता बोधक। मुख्य क्रिया में जाना या रहना, रही, रहा जोड़ने पर आता है। ठीक है, तो जैसे किसी कार्य के अनवरत जारी रहने के भाव को क्या कहते हैं? तो निरंतरता बोधक या नित्यता बोधक मुख्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे राम पढ़ता रहा, हवा चलती रही, पानी बरसता रहा। ठीक है, अभ्यास बोधक। अभ्यास बोधक क्या है? क्रिया के करने के अभ्यास
का बोध क्या कहलाता है? तो अभ्यास बोधक कहलाता है। जैसे तुम पढ़ा कर तुम पढ़ा करते हो, वह लिखा करता है। ठीक है? तो ये सब क्या है? तो ये हमारे अभ्यास बोधक क्रिया है। ठीक है? क्या है? अभ्यास बोधक क्रिया है। इसके आगे इच्छा बोधक क्रिया, इसमें धातु होगा, इसमें ना प्लस ना जोड़ा जाएगा और चाहना। ठीक है? तो क्रिया के करने की इच्छा का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो इच्छा बोधक कहलाता है। जैसे वह जाना चाहती है। क्या है? वह जाना चाहती है। ठीक है? अनुमति बोधक क्या है? अनुमति बोधक, जैसे धातु ने और देना जोड़ना होगा इसमें। ठीक है? तो क्या है कि कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध हो, तो वहां क्या होता है? अनुमति बोधक होता है। जैसे मुझे जाने दो। क्या है? मुझे जाने दो। ठीक है? ठीक है भैया। इसके आगे क्या है? अवकाश बोधक। क्या है? अवकाश बोधक। अवकाश बोधक किसे कहते हैं? क्रिया को पूर्ण करने में अवकाश का बोध हो, तो वो अवकाश बोधक कहलाता है। इसमें क्या जोड़ेंगे? धातु रहेगा, इसके साथ ने और पाना। तो वो जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो वह मुश्किल से जाने पाया, वह मुश्किल से जाने पाया। ठीक है? आवश्यकता बोधक, इसमें धातु को जोड़ेंगे, इसके साथ ना रूप और पढ़ना या चाहिए या होना। ठीक है? तो कहते किसे हैं? आवश्यकता बोधक। जिससे कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? आवश्यकता बोधक कहलाता है। ठीक है? तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। क्या है? तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। इसके आगे निश्चय बोधक क्रिया। ठीक है? तो कहते किसे हैं? क्रिया के व्यापार की निश्चयता का बोध हो, तो वहां क्या होता है? निश्चय बोधक होता है। वह बीच में ही बोल उठा, उसने कहा मैं मार बैठूंगा। ठीक है? वह निश्चय ही कहा जा रहा है। ठीक है? इसके आगे पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, ये क्या होती है? दो समानार्थक समान ध्वनि वाली क्रिया का योग होने पर वहां क्या होता है? पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है? जैसे वह यहाँ पर आया जाया करता है। क्या है? वह यहाँ पर आया जाया करता है। ठीक है? शक्ति बोधक, सकना सकता का प्रयोग इसमें होता है। जैसे कार्य करने की शक्ति का बोध जहां हो, वहां शक्ति बोधक कहलाता है। जैसे मैं बोल सकता हूँ। क्या है? मैं बोल सकता हूँ। ठीक है? चलिए इसके आगे देखते हैं। तीसरा हमारा क्या था? अर्थ की पूर्णता के आधार पर क्रिया के भेद। क्या है? अर्थ की पूर्णता के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है? अर्थ की क्रिया के आधार पर अर्थ की पूर्णता के आधार पर क्रिया के भेद। तो कहते किसे हैं? उसको देख लेते हैं पहले। इसके दो प्रकार हैं। तो एक है पूर्ण क्रिया और दूसरा है अपूर्ण क्रिया। क्या है? पूर्ण क्रिया और अपूर्ण क्रिया। ठीक है? तो इसमें क्या है? पूर्ण क्रिया किसे कहते हैं? इसमें पूरक हेतु गैर क्रियापद आवश्यक नहीं होता है। ठीक है? और अपूर्ण क्रिया किसे कहते हैं? यह प्रायः संज्ञा या विशेषण द्वारा अर्थ देती है। क्या है? यह संज्ञा और विशेषण द्वारा अर्थ देती है। ठीक है? इसके आगे है क्रिया का पद से क्रिया का अर्थ स्पष्ट होना। ये भी यहाँ ये क्या होता है? पूर्ण क्रिया होती है। ठीक है? क्रिया के पद से क्रिया का अर्थ स्पष्ट होना क्या होती है? पूर्ण क्रिया होती है। जैसे राम पढ़ता है। ठीक है? राम पढ़ता है, मोहन खेलता है। इसके अलावा अपूर्ण क्रिया क्या होती है? जो क्रिया अपना अर्थ पूर्ण करने हेतु किसी अन्य पर निर्भर हो, क्या कहलाती है? अपूर्ण क्रिया कहलाती है। ठीक है? जैसे श्याम मोहन को मूर्ख समझता है, तो मूर्ख क्या है? विशेषण है। समझता क्या है? क्रिया है। ठीक है? इसमें मूर्ख क्या है? विशेषण है और समझता क्या है? क्रिया है। ठीक भैया? इसके आगे अब आ जाएगा हमारा पूर्णकालिक क्रिया। क्या है? पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया कहते किसे हैं? जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर उसी क्षण दूसरे कार्य को आरंभ करता है, तो वह क्या होता है? पूर्णकालिक क्रिया होती है। इसमें क्रिया शब्द के अंत में कर लगाकर शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है? तो जैसे हम देखें, मोहन खाना खाकर विद्यालय गया, तो खाकर में कर लगाकर बनाया गया है। ठीक है? खा में कर लगाकर बनाया गया। तो यहाँ क्या है? पहले मोहन ने खाना खाया, फिर उसके बाद विद्यालय गया। ठीक है? तो ये कहा गया है जब करता है एक कार्य समाप्त कर उसी क्षण दूसरा कार्य स्टार्ट कर दे, तो क्या हो जाता है? वहां पूर्णकालिक क्रिया हो जाती है। ठीक है? अब तात्कालिक क्रिया।
तात्कालिक क्रिया क्या होती है? पहली क्रिया के होने के तत्काल बाद दूसरी क्रिया का होना। क्या कहलाता है? तात्कालिक क्रिया कहलाती है, ठीक है? इसमें ही निपात का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? निपात का प्रयोग। ही निपात का प्रयोग होता है। जैसे वह खाना खाते ही सो गया। वह खाना खाते ही सो गया। वह खाना जैसे ही खाया वह उसके बाद तुरंत सो गया, ठीक है? यह मुख्य क्रिया के पहले समाप्त या संपन्न होती है। ठीक है भैया? इसके आगे इसके आगे है परीक्षा उपयोगी दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण वाक्य हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया के। अकर्मक क्रिया को पहले देख लेते हैं। तो जैसे इसमें अकर्मक क्रिया क्या है? वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, कुआं भरता है, रस्सी ऐंठती है, उसका सिर खुजलाता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसका जी ललचाता है, जी घबराता है। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? तो ये सब हमारे अकर्मक क्रिया हो जाते हैं, ठीक है? सकर्मक क्रिया में क्या देखते हैं? कौन कौन से वाक्य हैं? तो वह फुटबॉल खेलता है। वह क्या खेलता है? तो फुटबॉल खेलता है। इसमें क्या का जवाब मिल रहा है ना? वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। श्याम पानी भरता है। तो क्या भरता है? पानी भर रहा है, ठीक है? कुआं भरता है। कुआं में क्या भरता है? कुछ पता ही नहीं है। तो ये जब जहाँ के क्या का जवाब ना मिले तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। जहां क्या का जवाब मिल जाए वहां सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है? जैसे मजदूर रस्सी ऐंठता है। मजदूर क्या ऐंठता है? तो रस्सी ऐंठता है, ठीक है? मोहन अपना सिर खुजलाता है। तो क्या खुजलाता है? सिर खुजलाता है, ठीक है? वह घड़ा भरता है। तो क्या भरता है? घड़ा भरता है। ये चीजें तुम्हारी जी ललचाती हैं। तुम्हारा जी क्या ललचाता है? तो इस चीजों को ललचाता है, ठीक है? विपदा मुझे घबराती है। विपदा मुझे घबराती है। तो क्या घबराती है? विपदा घबराती है, ठीक है? तो ये सब महत्वपूर्ण थे, थोड़ा समझने के लिए भी था, ठीक है? तो इस तरीके से हम अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं को पहचान सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक इसको एक बार देख लीजिएगा। अब हमारा है क्रिया के पक्ष। क्रिया के पक्ष क्या होते हैं? क्रिया के जिस रूप से क्रिया कार्य की स्थिति का ज्ञात हो तो वो क्या कहलाता है? क्रिया के पक्ष, ठीक है? ये 4 प्रकार के होते हैं। अपूर्ण स्थिति, पूर्ण स्थिति, आवृत्ति मूलक स्थिति और निरंतरता बोधक स्थिति, ठीक है? तो ये 4 हमारे क्रिया के पक्ष हैं। तो अपूर्ण स्थिति पहले देखते हैं। जब क्रिया अपूर्णता का बोध कराए तो वहां अपूर्ण स्थिति होती है। जैसे श्याम आदमी है। क्या है? श्याम आदमी है। मोहन छात्र है, ठीक है? पूर्ण स्थिति क्या होती है? जब क्रिया की पूर्णता का बोध हो। जैसे उसने आम खाया। उसने क्या खाया? आम खाया, ठीक है? वह विद्यालय गया, ठीक है? इसके आगे है आवृत्ति मूलक स्थिति। किसी कार्य की आवृत्ति बराबर बार बार हो तो वह आवृत्ति मूलक कहलाती है। जैसे आकाश में तारे निकलते हैं। क्या है? आकाश में तारे निकलते हैं, ठीक है? निरंतरता बोधक क्या है? जब क्रिया सातत्व का बोध कराए तो क्या होती है? निरंतरता बोधक होती है। जैसे राम पानी पी रहा है। क्या है? राम पानी पी रहा है, ठीक है? इसके आगे क्रिया की वृत्ति तथा उसके भेद को देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं क्रिया वृत्ति क्या होती है। क्रिया के रूप कहने वाले या लिखने वाले प्रयोजन का संकेत देना क्या कहलाती है? क्रिया वृत्ति कहलाती है। इसके भेद जो हैं ये 5 हैं, ठीक है? पहला है आज्ञा सूचक, वेद पुराण पढ़ो, ठीक है? इच्छा सूचक, भगवान सबकी रक्षा करें। ये आज्ञा दिया जा रहा है कि आप वेद पुराण पढ़ो, माता पिता का सम्मान करो। ये सब क्या है? आज्ञा सूचक है। इच्छा सूचक क्या है? भगवान सबकी रक्षा करे, आप फलो फूलो। ये सब क्या है? तो इच्छा बोधक है, ठीक है? संदेश सूचक, हो सकता है मोहन घर गया हो, ठीक है? हो सकता हो राम सो गया हो। तो यहाँ क्या है? संदेश सूचक है, ठीक है? निश्चय सूचक क्या है? आज मुझे मुंबई जाना है। ये कंफर्म है, ठीक है? निश्चय है कि आज उसको मुंबई जाना ही जाना है। संकेत सूचक, वह पढ़ता तो सफल हो जाता। क्या है? वह पढ़ता तो सफल हो जाता। नहीं पढ़ोगे तो नहीं सफल होगे भैया, इसलिए मेहनत से पढ़ो। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद अब हम देखेंगे। तो पहला है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है? जब किसी वाक्य के अंत में एक ही क्रिया प्रयुक्त हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन आया, प्रतिमा गई इत्यादि। ये सब हमारी क्या है? सामान्य क्रिया है, ठीक है? मुख्य क्रिया क्या है? जिस क्रिया द्वारा मुख्यार्थ का बोध हो रहा हो उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे रिया की आंखें भर आईं। रिया की आंखें भर आईं, ठीक है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया द्वारा मुख्य क्रिया के विधान को पूर्णता प्रदान की जाती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे वह उठकर बैठ गया।
क्या है, वह उठकर बैठ गया। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे सहायक क्रिया है। ठीक है, क्रिया के कितने भेद हैं, तो 3, सामान्य क्रिया, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। ठीक है, अब हमारा क्या आ जाता है, अव्यय। क्या आ जाता है, अव्यय और उसके भेद। अव्यय को हम देखेंगे। अव्यय कहते किसे हैं, किसी वाक्य में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मय बोधक के रूप में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। क्या है, किसी वाक्य में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक के रूप में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। ठीक है, अव्ययम निपात। अव्ययम निपात, अव्यय क्या है उसको देखते हैं। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन ना हो, क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। क्या है, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन ना हो, अव्यय कहलाते हैं। जैसे अगर हम देखें, जब, तब, अभी, उधर, वहां, इधर, कब, क्यों, वाह, आह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि इत्यादि, ये सब जो हमारे क्या हैं, ये अव्यय होते हैं। ठीक है, अब निपात देखते हैं। निपात किसे कहते हैं, जब अव्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया विशेषण के साथ लगकर उसके अर्थ में विशेष बल भरते हो, तब वे निपात कहलाते हैं। क्या है, जब अव्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया विशेषण के साथ लगकर उसके अर्थ में विशेष बल भरते हों, तब वे निपात कहलाते हैं। जैसे में अगर हम देखें तो ही, भी, तक, तो, मत, ना, हाँ, जी, जी हाँ, क्या, जी नहीं, भर, केवल, पर, मात्र, सा, जैसा, ये सब क्या है हमारे, तो ये हमारे निपात हो जाते हैं। ठीक है, अब अव्यय देखते हैं और अव्यय के भेद देखते हैं। अव्यय क्या है, तो ये स्वतंत्र व वस्तु पूरक अर्थ देते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ इनका भी अर्थ होता है। वाक्य के अंग होते हैं ये। ठीक है, तो चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके भेद कितने हैं, तो 4 हैं। कितने भेद हैं, 4 हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, क्रिया विशेषण। दूसरा क्या है, संबंध बोधक। तीसरा समुच्चय बोधक। चौथा है विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब निपात देखते हैं। निपात क्या है, तो ये क्या है, स्वतंत्र पूरक अर्थ नहीं देते हैं। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। शब्द, वाक्य, वाक्यांश पर अतिरिक्त बल देते हैं। वाक्य के अर्थ को प्रभावित करते हैं। ये शुद्ध पूर्ण अव्यय नहीं है। प्रायः शब्द समूह के बाद इनका प्रयोग होता है। ठीक है भैया, इसके भेद को देखते हैं। स्वीकार्य मतलब जी हाँ, आप स्वीकार कर रहे। ठीक, नकारात्मक नहीं होता है। निषेधात्मक मत। नकारात्मक और निषेधात्मक में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो देखो, नकारात्मक जैसे नहीं और निषेधात्मक में मत। ठीक है, प्रश्न बोधक में क्या, क्यों, कैसे। ठीक है, विस्मयादि बोधक में काश, की। बलदायक सीमा बोधक केवल। तुलना बोधक क्या होता है, शाह। अवधारणा बोधक क्या होता है, तो लगभग। ठीक है, ये सब क्या है, निपात के भेद हैं। ठीक है, आदर बोधक जी। ठीक है भैया, तो हमारा अव्यय निपात यहाँ तक समाप्त होता है। ठीक है भैया, अब इसके आगे जो है हम लोग कल देखेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये क्लास को अच्छे से रिवीजन करेंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। मैंने जितना भी पढ़ाया है, जितने भी वाक्य बताए हैं, जितने शब्द बताए हैं, जो भी परिभाषाएं हैं, सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन सबको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अव्यय को देखते हैं। पहले अव्यय कहते किसे हैं, तो देखते हैं। तो अव्यय कहते हैं किसी वाक्य में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मय बोधक के रूप में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। क्या होता है भैया अव्यय, किसी वाक्य में क्रिया विशेषण हो, संबंध बोधक हो, समुच्चय बोधक हो तथा क्या हो, विस्मय बोधक हो। इनका जो प्रयोग होता है, जिन शब्दों में इनका प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें अव्यय कहते हैं। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं।
अव्यय और निपात, ठीक है? तो अव्यय क्या है? वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन ना हो, क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। वे शब्द जिनके रूप में लिंग हो, वचन हो, पुरुष हो, कारक हो, इन कारणों से कोई परिवर्तन ना हो, वे क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? अव्यय कहलाते हैं, है ना? चलिए अब निपात देखते हैं। निपात कहते किसे हैं? तो जब अव्यय संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण व क्रिया विशेषण के साथ लगकर उसके अर्थ में विशेष बल भर दे, विशेष परिवर्तन कर दे, तो उसे क्या कहते हैं? तो वह निपात कहलाता है। क्या कहलाता है? निपात कहलाता है ना भैया? चलिए इसके आगे देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जब हो गया, तब हो गया, अभी, उधर, वहां, इधर, कब, क्यों, वाह, आह, ठीक, अरे, और, तथा, यमम, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि इत्यादि, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? तो ये सब हमारे अव्यय हो जाएंगे। ठीक है भैया? अगर हम निपात के उदाहरण देखें तो जैसे में देखेंगे, ही, भी, तक, तो, मत, ना, हाँ, जी, जी हाँ, क्या, जी नहीं, भर, केवल, पर, मात्र, सा, जैसा, इत्यादि, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? तो ये सब हमारे निपात हो जाते हैं। ठीक है भैया? तो चलिए आगे देखते हैं। अव्यय के भेद को देखेंगे हम। अव्यय के भेद कितने हैं? तो अव्यय के 4 भेद हैं। अव्यय के कितने भेद है भैया? तो अव्यय के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक है। कौन कौन से भेद है भैया? क्रिया विशेषण हो गया एक संबंध बोधक, और तीसरा जो है समुच्चय बोधक, चौथा हमारा जो है वो विस्मयादि बोधक। ठीक है भैया? तो अव्यय के कितने भेद? 4 भेद। ठीक है? अव्यय क्या होते हैं? स्वतंत्र व वस्तु पूरक अर्थ देते हैं। कैसे अर्थ देते हैं? स्वतंत्र अर्थ देते हैं। ठीक है? और इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ इनका भी अर्थ होता है। अगर ये संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के साथ हो अव्यय, तो इनका कोई ना कोई अर्थ होता है। ठीक है? अव्यय जो है ये किसका अंग है? तो ये वाक्य का अंग है। किसका अंग है? तो अव्यय जो हमारा है ये वाक्य का अंग है। ठीक है? चलिए अब इसके आगे देखते हैं निपात क्या है। निपात जो है स्वतंत्र वस्तु पूरक अर्थ नहीं देता, ये स्वतंत्र अर्थ नहीं देता है। ठीक है? इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। इसका क्या होता है कि इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता। ठीक है? शब्द, वाक्य, वाक्यांश पर अतिरिक्त बल देता है। ये शब्द हो, वाक्य हो, वाक्यांश हो, इस पर ये अतिरिक्त बल देता है। ठीक है? वाक्य के अर्थ को प्रभावित कर देता है। अगर निपात आ जाए किसी वाक्य में, तो उस वाक्य का जो अर्थ होगा उस इस निपात से प्रभावित हो जाएगा। ठीक है? ये शुद्ध पूर्ण अव्यय नहीं होता है। ठीक है? प्रायः शब्द समूह के बाद इनका प्रयोग होता है। क्या है? शब्द समूह के बाद ही निपात का प्रयोग होता है। ठीक है? उदाहरण के तौर पर हम देखें तो जैसे स्वीकार में जी हाँ हो जाएगा। ठीक है? नकारात्मक में नहीं, निषेधात्मक में मत, और प्रश्नबोधक में क्या हो गया? कैसे, क्यों। ठीक है? विस्मयादि बोधक में काश की, बलदायक सीमा बोधक में केवल, तुलना बोधक में सा हो जाता है, अवधारणा बोधक में लगभग, और आदर बोधक में जैसे हम कह देंगे जी। ठीक है? तो ये हमारे सब क्या हो जाते हैं? ये सब निपात हो जाते हैं। ठीक है भैया? तो इनका हम किस में उपयोग कर सकते हैं? तो निपात में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है? अब चलिए अव्यय के पहले भेद को पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण। अव्यय का पहला भेद क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। अव्यय के परिचय और भेद तथा प्रमुख विशेषताएं। अब क्रिया विशेषण के भेद देखेंगे हम और उसकी विशेषताओं को देखेंगे। ठीक है? तो क्रिया विशेषण कहते किसे हैं? तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है? वे आविकारी शब्द जो क्रिया की बोध कराएं, वो क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है? जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो मोहन धीरे धीरे टहलता है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ठीक है? इसके आगे क्रिया विशेषण के प्रकार या भेद को देखें तो प्रयोग के अनुसार पर होता है।
दूसरा होता है रूप के अनुसार पर और तीसरा होता है अर्थ के आधार पर। ठीक है? तो पहले हम किसको देखेंगे? तो पहले हम प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के प्रकार को देखेंगे। प्रयोग के अनुसार कितने प्रकार होते हैं? तो साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण, ठीक है? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं भैया? 3 होते हैं। ठीक है? कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कितने? 3। पहला क्या है? साधारण क्रिया विशेषण, दूसरा है संयोजक क्रिया विशेषण, तीसरा है अनुबंध क्रिया विशेषण, ठीक है? तो साधारण क्रिया विशेषण में क्या है? वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग होता है। वाक्यों में कैसा इसका प्रयोग होता है साधारण क्रिया का? तो वाक्यों में स्वतंत्र प्रयोग होता है। जैसे बेटा शीघ्र आओ, तो शीघ्र हमारा क्या हो जाएगा? साधारण क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साधारण क्रिया विशेषण, ठीक है? क्या हो जाएगा? साधारण क्रिया विशेषण हो जाएगा। एक मिनट। अब ठीक है। संयोजक क्रिया विशेषण में क्या है कि उपवाक्य से संबंधित होगा, वो उपवाक्य से संबंधित होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। क्या है? जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा? संयोजक क्रिया विशेषण। अनुबंध क्रिया विशेषण क्या होता है? अवधारणा निश्चय हेतु, मतलब उदाहरण के तौर पर देखें तो यह तो बड़ी विचित्र बात है। क्या है? बड़ी विचित्र बात है, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा? अनुबंध क्रिया विशेषण। अब हम देखेंगे दूसरा प्रकार, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण को देखेंगे तो इसके भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ठीक है? पहला क्या है? मूल क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण में क्या है? ठीक, अचानक, दूर, फिर, नहीं, ये सब क्या हो जाएंगे? तो मूल क्रिया विशेषण हो जाएंगे, ठीक है? इसके अलावा कारण स्थानीय क्रिया विशेषण, ये क्या होते हैं? तो जैसे अगर देखें तो जाओ नहीं तो सिर चाटोगे, तो सिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये कारण या स्थानीय क्रिया विशेषण, ठीक है? यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक क्रिया विशेषण क्या है? प्रतिदिन, इधर, यथाक्रम, जहां तहां, हर एक, बाहर भीतर, घर बाहर, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? तो यौगिक क्रिया विशेषण हो जाते हैं, ठीक है? चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हमारा तीसरा प्रकार है क्रिया विशेषण का, रीति क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरा प्रकार क्या है? तो रीति क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है? तो इस रीति क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के घटित होने के तरीके या रीति के संबंधित विशेषता का ज्ञान कराते हो, तो वो क्या कहलाते हैं? रीति क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं, ठीक है? जैसे मैं अगर इसके प्रकार को देखें तो स्वीकृत स्व के कार्यता के आधार पर, स्वकार्यता के आधार पर, जैसे जी, हाँ, ठीक, ये सब क्या हो जाएंगे? तो स्वीकार किया जा रहा है, ठीक है? तो एक प्रकार से ये क्या हो जाएगा? स्वीकार्यता के आधार पर, ठीक है? अब कारण के आधार पर, इसलिए, क्यों, क्यों मतलब कोई रीजन, रीजन पूछा जा रहा है कि क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो ये सब क्या हो जाएंगे? कारण के आधार पर हो जाएंगे, ठीक है? निषेध के आधार पर, नहीं, मत, ना, ये सब क्या हो जाएंगे? ये कार्य ना करो, मोहन घर ना जाओ, ठीक है? घर मत जाओ, तो ये सब क्या हो जाएंगे? तो ये निषेध के आधार पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाते हैं। अवधारणा के आधार पर तो हो गया, नहीं हो गया, भी हो गया, भर हो गया, तक हो गया, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? तो अवधारणा के आधार पर हो जाएंगे, ठीक है? अब क्या है? प्रकार के आधार पर क्रिया विशेषण। तो ऐसे, वैसे, कैसे, मानो, इत्यादि, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे, ठीक है? इसके आगे निश्चय के आधार पर, जैसे अवश्य, सही, सचमुच, इत्यादि, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? ये सब क्या बोध करा रहे हैं? तो ये निश्चितता का बोध करा रहे हैं, ठीक है? अनिश्चितता के आधार पर तो कदाचित, शायद, यथासंभव, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? अनिश्चितता के आधार पर रीति क्रिया विशेषण अव्यय हो जाते हैं, ठीक है? चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हमारा क्या है? यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय। क्या है? यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है? तो ये जो होते हैं, ये संज्ञाओं के द्विरुक्ति से बनते हैं। द्विरुक्ति से बनते हैं, जैसे बीचों बीच, हाथों हाथ, ये सब दो, ये इसी को कहा जाता है द्विरुक्ति, ठीक है? द्विरुक्ति संज्ञा कहा जाता है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएंगे? द्विरुक्ति संज्ञा। इसके अलावा ये भिन्न संख्याओं से बनते हैं। ये दो भिन्न संख्याओं से भी बनते हैं, जैसे दिन रात, साँझ सवेरा, तो क्या है? बनेंगे द्विरुक्ति, लेकिन भिन्न भिन्न संज्ञाओं से। यहाँ क्या था? सेम संज्ञाओं से बन रहा था, यहाँ क्या है? भिन्न संज्ञाओं से, ठीक है? एक क्रिया विशेषणों की द्विरुक्ति से बनते हैं। तो क्रिया विशेषण क्या है? धीरे धीरे, कब कब,
ठीक है? तो ये हमारे क्या हो जाएँगे, ये क्रिया विशेषणों के द्विरुक्ति बन जाएँगे, ठीक है? ये विशेषण की द्विरुक्ति से बनते हैं, जैसे एक-एक, ठीक-ठीक, ठीक है? तो ये हमारे क्या हो जाएँगे, विशेषण की द्विरुक्ति। अब इधर क्या है, तो ये 2 क्रिया विशेषणों के मेल से भी बनते हैं, जैसे जब, तब, कल, परसों, ठीक है? तो ये 2 क्रिया विशेषण हैं। एक तो ये है, एक तो ये है, जब है और तब, ये 2 क्या है, क्रिया विशेषण है। तो ये अलग-अलग क्रिया विशेषणों से भी मिलकर बनते हैं, ठीक है? इधर क्या है, ये अनुकरण वाचक शब्दों की द्विरुक्ति से भी बनते हैं, जैसे सटासट, धड़ाधड़, ठीक है? तो ये क्या हो जाएँगे, अनुकरण वाचक शब्दों की द्विरुक्ति। इसके अलावा जो है, ये 2 भिन्न या समान क्रिया विशेषणों के बीच ना लगने से बनते हैं, जैसे कभी ना कभी, कुछ ना कुछ, तो इनके बीच क्या लग गया, ना। 2 क्रिया विशेषणों के बीच क्या है, ना लग कर भी ये बनता है यौगिक क्रिया विशेषण, ठीक है? इस संज्ञा और विशेषण के योग से भी बनता है, जैसे ये संज्ञा हो गया, ये विशेषण हो गया, ठीक है? तो एक बार क्या है, एक बार, एक साथ, ठीक है? तो ये संज्ञा और विशेषण के योग से भी बनता है। ये अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से भी बनता है, जैसे प्रतिदिन, जन्म, ठीक है? ए पूर्वकालिक कृदंत और विशेषण के मेल से भी बनते हैं, जैसे विशेष कर, एकाएक कर, मुख्य कर, बहुत कर। तो ये सब क्या हो जाएंगे, पूर्वकालिक कृदंत क्रिया विशेषण, ठीक है? चलिए अब इसके आगे देखते हैं, अर्थ के आधार पर क्या देखेंगे, अब हम अर्थ के आधार पर देखेंगे। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो ये क्या होते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये स्थान और दिशा की सूचना देते हैं। क्या करते हैं, स्थान और दिशा की सूचना देते हैं, ठीक है? तो ये क्या है, यहाँ, वहां, ऊपर, नीचे इत्यादि। तो ये हमें क्या बता रहे हैं, तो ये स्थान को इंगित कर रहे हैं, ठीक है? इसके आगे है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये निश्चय, अनिश्चय, करण, निषेध आदि का बोध कराते हैं, जैसे ऐसे, वैसे, अवश्य, कदाचित इत्यादि। ये सब क्या हो जाएंगे, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। ये निश्चितता, अनिश्चितता का या कारण का या निषेध का बोध कराते हैं, ठीक है? इधर क्या है कि काल क्रिया विशेषण, ये काल और समय की सूचना देते हैं, जैसे आज, अब, कब, अभी इत्यादि। ये सब क्या हो जाएंगे, तो ये समय को बता रहे हैं, ठीक है? क्या कर रहे हैं, तो ये समय को बता रहे हैं, ठीक? इसके आगे, इसके आगे हो जाएगा हमारा परिणाम क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो ये क्या करते हैं, ये परिणाम का बोध कराते हैं, किसका, ये परिणाम का बोध कराते हैं। इसके भेद को देखेंगे तो इसके भेद कितने होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। कितने भेद, तो 5 भेद होते हैं। पहला कौन सा है, न्यूनता बोधक, दूसरा अधिकता बोधक, तीसरा है पर्याप्त बोधक, और चौथा है तुलना बोधक, और पांचवा जो हमारा श्रेणी बोधक या श्रेणी बोधक, ठीक है? तो न्यूनता बोधक में जैसे कुछ हो गया, लगभग हो गया, थोड़ा हो गया, जरा हो गया, तो ये सब क्या हो जाएंगे, न्यूनता यानी थोड़े को दर्शा रहे हैं, ठीक है? अधिकता बोधक अधिक, खूब, मतलब ये ज्यादा को दर्शा रहे हैं, ठीक है? पर्याप्तता बोधक, पर्याप्त बोधक, जैसे बस, केवल, काफी है इतना, ये सब क्या हो जाएंगे, तो ये सब हमारे पर्याप्त बोधक कहलाएंगे, ठीक है? तुलना बोधक आदि, सॉरी, अधिक, कम, इतना, उतना, जितना इत्यादि, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, तो ये तुलना बोधक हो जाएंगे, ठीक है? इसके अलावा बारी बारी से एक एक कर, तो ये क्या हो जाएंगे, श्रेणी, बारी बारी यानी क्रम वाइज को दर्शा रहे हैं, ठीक है? इसके आगे अब हम देखेंगे, आविकारी होते हुए भी कुछ क्रिया, सॉरी, एक मिनट, हाँ, इसमें क्या है कि क्रिया विशेषण अव्यय के अपवाद को देखेंगे। किसके अपवाद को, अपवाद क्या है कि अविकारी होते हुए भी कुछ क्रिया विशेषण अव्यय के शब्दों में लिंग वचन और तथा कारक के अनुसार विकार, यानी विकार मतलब बदलाव, बदलाव हो जाते हैं, ठीक है? तो उनको देखेंगे, जो अपवाद के रूप में है, जैसे यह सेब अच्छा पका है, तो अच्छा क्या हो जाएगा, अच्छा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है? सूर्य कैसे चमकता है, तो कैसे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। या सेब अच्छे हैं, पके हैं, तो अच्छे भी क्या हो जाएंगे, क्रिया विशेषण। चांदनी कैसी लगती है, चांदनी कैसी लगती है, ठीक, कैसी क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है? चलिए इसके आगे देखते हैं,
परीक्षा उपयोगी दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण कथनों को देखते हैं। तो अब का उपयोग कैसे करेंगे? जब वर्तमान का अनिश्चय हो। क्या? जब वर्तमान का अनिश्चय हो तब हम वहाँ क्या करते हैं? तो वहाँ हम अब का प्रयोग करते हैं। जैसे अब आप सो सकते हैं, क्या है? अब आप सो सकते हैं, ठीक है? तब का प्रयोग कब करते हैं? जब बीते हुए समय का बोध हो। क्या हो? जब बीते हुए समय का बोध हो तो वहाँ तब का प्रयोग करते हैं। जैसे तब बात कुछ और थी, क्या थी? तब बात कुछ और थी, ठीक है? और कहाँ का प्रयोग कैसे करते हैं? तो जब निश्चित स्थान का बोध हो, क्या कहलाता है? वहाँ कहाँ का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मोहन कहाँ गया था? क्या? मोहन कहाँ गया था, ठीक है? ही का प्रयोग कैसे करते हैं? एकमात्र के संदर्भ में। क्या? एकमात्र के संदर्भ में। यह कार्य मोहन ही कर सकता है। क्या है? यह कार्य मोहन ही कर सकता है। तो यहाँ ही का प्रयोग किया गया है, ठीक है? केवल का प्रयोग कब करते हैं? जब एकल के अर्थ में बोध हो। जब एकल के मतलब एक के अर्थ में बोध हो, एक को बताया जा रहा हो, तब वहाँ क्या करते हैं? तो केवल का प्रयोग करते हैं। जैसे यह काम केवल मोहन ही कर सकता है। क्या है? यह काम केवल मोहन ही कर सकता है, ठीक है? बहुधा प्राय का प्रयोग कब करते हैं? बहुधा से कम मात्रा का बोध कराने के लिए, ठीक है? तो जैसे प्राय विद्यार्थी परीक्षा में पास हो जाते हैं, मतलब कम से कम 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 विद्यार्थी परीक्षा में पास हो जाते हैं। बाद का प्रयोग कब करते हैं? काल का सूचक, मतलब वह 1 माह के बाद आया। मतलब किसी समय को इंगित करना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तो बाद का, ठीक है? नहीं का कब करते हैं? निषेध का निश्चित सूचक है। तो किसी चीज को मना करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो नहीं का, ठीक है? तो वह नहीं जा सकता। क्या है? वह नहीं जा सकता। इधर क्या है? अभी का प्रयोग हम कब करते हैं? तुरंत के संदर्भ में, ठीक है? तो अभी 4 बजे हैं। क्या है? अभी 4 बजे हैं, ठीक है? फिर का प्रयोग कैसे करते हैं? तो भविष्य की ओर। फिर का प्रयोग भविष्य की ओर कुछ ऐसा नहीं हो सकता। 1 मिनट, 10 अब चल रहा है। भविष्य की ओर इंगित करने पर, ठीक है? क्या हो जाएगा? फिर ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? फिर ऐसा नहीं होगा, ठीक है? कहीं का प्रयोग कैसे होता है? तो अनिश्चित स्थान का बोध करने में। अनिश्चितता के स्थान का जब बोध करना हो तो वहां कहीं का प्रयोग करते हैं। जैसे यह नगर उससे कहीं अच्छा है, ठीक है? भी का प्रयोग कब करते हैं? अतिरिक्त बल देने के लिए। जैसे इस पुस्तक को तुम भी पढ़ सकते हो। इस पुस्तक को मतलब जैसे कोई और भी पढ़ सकता है और तुम भी पढ़ सकते हो, ठीक है? तो वहां भी का प्रयोग किया जाता है। मात्र का प्रयोग कब किया जाता है? संपूर्णता का अर्थ बोध कराने के लिए। जैसे मुझे 20 रुपए मात्र मिले, मतलब इससे ज्यादा मुझे नहीं मिला, बस मुझे 20 ही रुपए मिले, तो वहां मात्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है? जैसे बहुधा, बहुधा का प्रयोग प्राय से अधिक मात्रा में प्रयोग करने में होता है। जैसे छोटे बच्चे बहुधा हठी होते हैं, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं? तो हठी होते हैं, ठीक है? पीछे, पीछे का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब यह समय का सूचक होता है, ठीक है? मोहन पढ़ने में मुझसे पीछे है। क्या है? मोहन पढ़ने में मुझसे पीछे है। तो वहां क्या होगा? बहुधा का प्रयोग होगा। ना का प्रयोग कहाँ होता है? ना का प्रयोग साधारण निषेध प्रयुक्त करने के लिए, ठीक है? तो जैसे जाओ ना, बैठ क्यों गए? जाओ ना, बैठ क्यों गए? तो वहां क्या होगा? निषेधात्मक वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा, ठीक है? मत का प्रयोग निषेधात्मक आज्ञा हेतु प्रयुक्त होगा। जैसे अंदर मत आओ, जब कोई हमें कोई आज्ञा देनी होती है कि ये मत खाओ, ये मत करो, तो वहां क्या होगा? वहां निषेधात्मक के तौर पर मत का प्रयोग करेंगे, ठीक है? तो ये हमारे क्या थे? 1 मिनट, क्या हो गया? ठीक है भैया, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। संबंध बोधक अव्यय क्या है? इसके आगे हमारा संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है? तब हम किसे देखेंगे? संबंध बोधक अव्यय को। तो संबंध बोधक अव्यय और उसके भेद को देखेंगे। तो संबंध बोधक कहते कहते किसे हैं? तो जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया के संबंध को प्रकट करे, वो क्या कहलाता है? तो वो संबंध बोधक अव्यय कहलाता है, ठीक है? जो अव्यय किसी संज्ञा के बाहर आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे संबंध से दिखाए तो क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है, ठीक है? इसके कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद हैं। इसके कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? प्रयोग के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है?
और अर्थ के आधार पर। तो ये हमारे 3 भेद हैं, ठीक है? प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ठीक है? चलिए तो पहले हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय, ठीक है? तो संबंध बोधक क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा की विभक्तियों के पश्चात आए, तो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक। जैसे पैसों के बिना मोहन के साथ, पैसों के बिना मोहन के साथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, ठीक है? अनुबद्ध या असंबंध बोधक अव्यय, तो ये क्या होते हैं? वे शब्द संज्ञा के विकृत रूप के बाद आए, जैसे मित्रों सहित, तो ये क्या है? इसके बाद आया, ठीक है? कटोरे भर, भर क्या आया? बाद में आया, ठीक है? अब क्या देखेंगे? व्युत्पत्ति के आधार पर। क्या है? व्युत्पत्ति के आधार पर। तो योगक यौगिक होता है एक, और दूसरा क्या होता है? दूसरा कौन सा भेद है? तो दूसरा मूल संबंध बोधक। पहला क्या है? यौगिक संबंध बोधक, दूसरा मूल संबंध बोधक, ठीक है? तो यौगिक में क्या है? जैसे अपेक्षा हो गया, योग होगा, लेखें, बाहर, द्वारा, मार्फत, तो ये सब क्या हो जाएंगे हमारे? तो यौगिक संबंध बोधक अव्यय हो जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो हमारा दूसरा मूल संबंध बोधक अव्यय, तो जैसे में देखेंगे तो प्रयत्न हो गया, समान हो गया, नाई, पूर्वक, बिना, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? तो मूल संबंध बोधक अव्यय हो जाते हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे यौगिक संबंध बोधक अव्यय। तो पहले हम देखेंगे क्रिया से निर्मित। क्रिया से निर्मित जैसे लिए, जाने, कर, मारे, चलते, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? क्रिया से निर्मित, ठीक है? उसके बाद विशेषण से निर्मित। विशेषण से निर्मित क्या हो जाएंगे? तुल्य हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, योग, उल्टा, ऐसा, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? तो विशेषण से निर्मित यौगिक संबंध बोधक अव्यय हो जाते हैं, ठीक है? अब तीसरा जो हमारा है वो है क्रिया विशेषण से निर्मित यौगिक संबंध बोधक अव्यय। जैसे ऊपर हो गया, भीतर हो गया, पीछे हो गया, परे, बाहर, वहां, पास, तो ये सब हमारे क्या है? तो यौगिक संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है? अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर। क्या है? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय। तो पहला क्या है? दिशावाचक, जो दिशा को इंगित करते हैं, जैसे प्रति हो गया, 1 मिनट, अब ठीक है। जैसे दिशा के आधार पर जो दिशा को इंगित करते हैं, जैसे प्रति हो गया, आसपास हो गया, दायां बायां, और, तरफ, आर पार, तो ये सब हमें क्या बताते हैं? कि दिशा को बताते हैं, ठीक है? तो ये दिशा को इंगित कर रहे हैं, तो ये हमारे अर्थ के आधार पर है संबंध बोधक अव्यय। अब इसके आगे है साधन वाचक, जैसे जरिया हो गया, द्वारा हो गए, माध्यम हो गए, सहारे, तो ये क्या है? साधन को व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है? तो और इसके आगे व्यतिरेक वाचक, जैसे अलावा हो गया, बगैर, बिना, अतिरिक्त, सिवा, सहित, तो ये सब क्या है? व्यतिरेक वाचक। इसके अलावा कालवाचक क्या है? कालवाचक किसे कहते हैं? तो जैसे अब तक, लगभग, पश्चात, पूर्व, पहले, बाद, पीछे, आगे, तो ये सब क्या है? कालवाचक है, ठीक है? स्थानवाचक क्या है? तो नजदीक, बीच, समीप, पास, निकट, सामने, पीछे, आगे, तो ये सब क्या है? तो ये स्थान को इंगित कर रहे हैं, स्थान को बता रहे हैं, ठीक है? तो ये सब स्थान के लिए प्रयुक्त होंगे। उद्देश्यवाचक क्या है? तो लिए, हेतु, निमित्त, तो ये सब क्या है? उद्देश्यता को बता रहे हैं, ठीक है? इसके आगे है विषयवाचक। विषयवाचक में जैसे भरोसे हो गया, लेखे हो गया, विषय हो गया, बाबत हो गया, ठीक है? तो ये सब क्या है? विषयवाचक है। इसके आगे हेतुवाचक क्या है? हेतुवाचक में वास्ते हो गया, हेतु हो गया, निमित्त हो गया, लिए, तो ये सब क्या है? तो ये हेतु के लिए भी प्रयुक्त होते हैं, ठीक है? उद्देश्यवाचक में भी था कि निमित्त और हेतु और लिए, ये उद्देश्यवाचक के लिए भी प्रयुक्त होता है और हेतुवाचक के लिए भी प्रयुक्त होता है, ठीक है? अब सादृश्यवाचक। सादृश्यवाचक में जैसे भांति हुआ, बराबर, सरीखा, लायक, अनुकूल, अनुसार, तरह, समान, तो ये सब क्या है? तो ये सादृश्यवाचक है, ठीक है? विनियम वाचक, तो ये स्थान पर, पलटे, जगह पर, जगह, एवज, बदले, तो ये सब क्या है? विनिमय वाचक, ठीक है? और इसके आगे क्या है? संग्रहवाचक, जैसे भर हो गया, मात्र हो गया, अंतर्गत, तक, पर्यंत, लगभग, तो ये सब क्या है? संग्रह, किसी चीज को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है? इसके आगे है कारणवाचक। कारणवाचक में जैसे कारण हो गया, परेशानी से, मारे, तो ये सब क्या है? तो ये कारण को बता रहे हैं, ठीक है? सहचर्यवाचक,
जैसे साथ, संग, समेत, सहित, समपूर्वक और वंश। तो ये सब क्या है? सहचर वाचक, ठीक है। तुलनावाचक क्या है? जैसे अपेक्षा हो गया, आगे हो गया, समान हो गया, समक्ष हो गया, तो ये सब क्या है? तुलनावाचक, ठीक है। इसके अलावा नोट में दिया गया है कि डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अवयव को 13 भेद किए गए हैं, जबकि हरदेव बिहारी ने 14 भेद किए हैं। किसके अनुसार 13 भेद है संबंध बोधक के? तो वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार 13 भेद हैं, ठीक है। लेकिन हरदेव बिहारी के अनुसार कितने भेद हैं? तो 14 भेद हैं, ठीक है। वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार 13 भेद, हरदेव बिहारी के अनुसार 14 भेद हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये नोट में करके दिया गया है, यानी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय में अंतर। तो संबंध बोधक है इधर, और इधर क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। तो संबंध बोधक में क्या है कि इसका प्रयोग जो है संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बाद किया जाता है, और इसका क्या है कि संज्ञा सर्वनाम के पहले किया जाता है। क्रिया विशेषण में अव्यय का प्रयोग जो है वो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के पहले किया जाता है, और इसमें क्या है कि संबंध बोधक में इसमें बाद में किया जाता है। जैसे घर के अंदर लड़के बैठे हैं, तो के अंदर क्या है? ये पहले प्रयुक्त हुआ, ठीक है। और इसमें क्या है कि मोहन अंदर बैठा है, तो अंदर क्या हो जाएगा? निपात हो जाएगा, ठीक है। शीला श्यामा से मधुर मधुर गाती है, तो श्यामा से मधुर क्या हो जाएगा? ये संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, ठीक है। तो शीला मधुर गाती है, क्या है? शीला मधुर गाती है, तो मधुर क्या हो जाएगा? यहाँ क्रिया का विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्या है? समुच्चय बोधक। क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय कहते किसे हैं? ऐसा पद जो क्रिया संज्ञा की विशेषता ना बताकर वाक्य या पद के संबंध जोड़ता हो, तो वो क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक कहलाता है, ठीक है। और क्या है? जो अव्यय दो पदों या वाक्यों को परस्पर जोड़ता हो, वो भी हमारा क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। तो इसके दो भेद होते हैं, इसके दो भेद हैं। तो अगर उदाहरण के तौर पर देखें समुच्चय बोधक अव्यय के, कि आंधी आई और पानी बरसा। पहले क्या हुआ? पहले आंधी आई, कारण बना, पहले एक वाक्य बना, फिर उसी पे दूसरा वाक्य डिपेंड हो गया कि पानी बरसा। पहले आंधी आई, फिर पानी बरसा, ठीक है। और इसमें क्या है? परिश्रम करो ताकि जीवन सफल हो सके, परिश्रम करो ताकि जीवन सफल हो सके, ठीक है भैया। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। इसके दो भेद हैं, तो पहला कौन है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, और दूसरा क्या है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। तो पहले समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और उसके भेद को देखते हैं। तो इसके कितने भेद हैं? तो इसके 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, ठीक है। पहला है विभाजक अव्यय, दूसरा है परिणाम बोधक अव्यय, और तीसरा है संयोजक बोधक अव्यय, और चौथा है विरोधवाचक अव्यय, ठीक है। तो पहले विभाजक अव्यय को देखते हैं। तो इसमें जैसे या हो गया, वा हो गया, नहीं तो, कि, अथवा, ये सब क्या करेंगे? एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अलग कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो ये हमारा विभाजक अव्यय कहला जाएगा। परिणाम बोधक जैसे अतएव, अतः, इसलिए, सो, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? परिणाम बोधक अव्यय। संयोजक अव्यय जैसे और हो जाएगा, एवं हो जाएगा, व हो जाएगा, तथा। तो ये क्या हो जाएगा? एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ेगा। क्या हो जाएगा? एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ेगा, ठीक है। इसके आगे विरोधवाचक अव्यय क्या हो जाएगा? किंतु हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, मगर, वरन, लेकिन, पर। तो ये क्या हो जाएगा? विरोधवाचक अव्यय। क्या हो जाएगा? विरोधवाचक अव्यय हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे क्या है? जो अव्यय मुख्य वाक्य से एक या अनेक आश्रित वाक्यों को जोड़ता हो, तो वो क्या कहलाता है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। क्या कहलाता है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। स्वरूपवाचक अव्यय। स्वरूपवाचक अव्यय क्या है? अर्थात, यानी कि, मानो, जो, कि, ये सब क्या हो जाएंगे? तो ये स्वरूपवाचक अव्यय हो जाएंगे, ठीक है। उद्देश्यवाचक ताकि हो जाएगा, इसलिए, कि, जो, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? उद्देश्यवाचक अव्यय, ठीक है। कारणवाचक अव्यय क्या हो जाएंगे? क्योंकि, इसलिए, जो कि, तो ये सब क्या हो जाएंगे? कारण को बता रहे हैं, ठीक है। तो ये कारणवाचक अव्यय हो जाते हैं। संकेतवाचक जैसे चाहे, तो, तथापि, यद्यपि, परंतु, यदि, तो, किंतु, ये सब क्या कर रहे हैं? संकेत को इंगित कर रहे हैं, ठीक है। संकेत को बता रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? संकेत वाचक अव्यय। अब हमारा चौथा क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। अब इसके भेद को देखेंगे। इसके कितने भेद हैं?
इसके भैया हैं 7। कितने भेद हैं? 9 है, सॉरी 9 भेद हैं, ठीक है। पहला कौन है? जो अव्यय दुख, घृणा, उल्लास, हर्ष, शोक आदि मनोभाव को सूचित करे। जो अव्यय दुख हो, घृणा हो, खुशी हो, शोक हो, वहां क्या हो, वहां मनोभाव को दर्शाए, वो क्या होता है? तो उन वाक्य को देखते हैं, जैसे वाह, आहा, अरे, ओह, छी छी। तो ये सब हमें बताएंगे विस्मयादि बोधक को। इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि इसका चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। विस्मयादि बोधक को आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इसके आगे इसका चिन्ह लगा होता है अक्सर। तिरस्कार बोधक अव्यय में जैसे हट, अरे, दुर, धिक, भाग भाग, चुप। तो ये सब क्या हो जाएंगे? तिरस्कार के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। अनुमोदन बोधक, तो ये क्या होता है? शाबाश, हाँ हाँ, वाह, ठीक, अच्छा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? तो ये अनुमोदन अनुमोदन बोधक अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। हर्ष बोधक अव्यय, हर्ष बोधक अव्यय, तो ये जो है जैसे हो जाएंगे वाह वाह, आहा, धन्य धन्य, वाह, शाबाश, अच्छा, जय। तो ये सब क्या हो जाएंगे? तो ये सब हर्ष बोधक कहलाएंगे। शोक बोधक में जैसे ओह, हाय, आह, हा हा, त्राही त्राही। तो ये सब क्या हो जाएंगे? शोक को दर्शा रहे हैं, ठीक है, शोक बोधक हो जाएंगे। आश्चर्य बोधक ओहो, वाह, क्या। तो ये सब क्या हो जाएंगे? तो ये सब आश्चर्य को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो संबंध बोधक अहो, लो, अरे, रे, अजी, हे। तो ये सब क्या हो जाएंगे? संबंध बोधक, संबंध के रूप में किसी को बुला रहे हैं, ठीक है। स्वीकार बोधक जैसे हाँ, जी हाँ, ठीक, बहुत अच्छा। तो ये सब क्या है? तो स्वीकार बोधक अव्यय है, ठीक है। घृणा बोधक जैसे छी छी, राम राम, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? घृणा बोधक अव्यय हो जाते हैं, ठीक है। तो विस्मयादि बोधक में क्या है कि इसके चिन्हों को आप अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं, तो विस्मयादि बोधक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन क्रिया से होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्रिया कहते हैं। ये किसमें पूछा गया? यूपी विशेष 2023 में पूछा गया, ठीक है भैया। क्रिया के मूल को कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो धातु कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो 2। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक क्रिया, ठीक है। इसके आगे, सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा, ये दोनों वाक्य उदाहरण है। तो किसके उदाहरण है? तो ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? सकर्मक क्रिया के उदाहरण, ठीक है। राम श्याम की किताब पढ़ता है, राम श्याम की किताब पढ़ता है, वाक्य में क्रिया का प्रकार है, तो ये सकर्मक क्रिया का प्रकार है। किसका है? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया है, ठीक है। सिपाही चोर को पकड़ता है, वाक्य उदाहरण है, तो ये इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। कौन सी? सकर्मक क्रिया, ठीक है। सीमांत पकौड़े खा रहा है, सीमांत पकौड़े खा रहा है, तो इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसमें भी सकर्मक क्रिया, ठीक है। आना, जाना, लेना, मरना में से सकर्मक क्रिया कौन सा है? तो लेना जो है ये हमारा सकर्मक क्रिया हो जाता है, ठीक है। श्याम खाता है, यह वाक्य उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण, ठीक है। इसके इसके आगे, मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो इस वाक्य में क्रिया बनाती हैं क्या है? क्या है? बनाती हैं, क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा, ठीक है। लेटना, छूटना, पिघलना तथा तड़पना में से सकर्मक क्रिया कौन सा है? तो तड़पना, तड़पाना, सॉरी तड़पाना है। तड़पाना क्या है? सकर्मक क्रिया है, ठीक है। इसके आगे, मैं चला, वह नहाता है, लड़का सो रहा है, लड़की सिल रही है, इन वाक्यों में से सकर्मक क्रिया जिस वाक्य में प्रयुक्त होती है क्या कहलाती है? तो वो लड़की सिल रही है। क्या है? लड़की सिल रही है, ठीक है। तो ये हो जाता है सकर्मक क्रिया, ठीक है। चलना, सोना, चलना, सोना, मुस्कुराना तथा लिखना में से सकर्मक क्रिया है, तो लिखना क्या है? सकर्मक क्रिया है। लिखना क्या है? सकर्मक क्रिया है, ठीक है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो कौन सी क्रिया है? तो इसमें सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक। दौड़ना, हंसना, पढ़ना तथा आना में से सकर्मक क्रिया कौन सा है? तो पढ़ना। पढ़ना क्या है? सकर्मक क्रिया है, ठीक है।
अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कुछ हैं, उसको देखेंगे हम। जैसे वह खेल रहा है, मीरा जोर से हंसी, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, श्याम हंसता है। ये सब वाक्य जो हैं ये किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इन वाक्यों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जैसे राम सो रहा है, पानी बरस रहा है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो ये सब क्या है हमारे, तो ये सकर्मक क्रिया के वाक्य हैं, ठीक है। इसके आगे, मुझे रोहन दूर से दिखाई दे रहा है, तो इस वाक्य में पदबंध है, तो इस वाक्य में जो पदबंध है वो दिखाई दे रहा है, क्या है, वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। उठना क्रिया का सकर्मक अकर्मक रूप है, तो उठना क्या है, उठाना जो है वो क्रिया का अकर्मक रूप क्या हो जाएगा, उठना, ठीक है। काटना, बोना, धोना तथा रोना में से अकर्मक क्रिया क्या है, तो रोना। रोना क्या है, अकर्मक क्रिया, ठीक है। इसके आगे, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती हैं, तो साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं, क्या, साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया युक्त वाक्य कुछ हैं, उनको हम देखेंगे। तो ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। उसने नहाकर भोजन किया, ये यूपी पीसीएस 2021 में पूछा गया है और यूपी टेट में भी पूछा गया, ठीक है। पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, रोहन चाय पीकर बैठ गया, अब पढ़कर क्या होगा, अब पढ़कर क्या होगा, ये यूपी त्रिपल एसएससी 2015 में पूछा जाने वाला वाक्य है, ठीक है। इसके आगे, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया को प्रवृत्त कर दे या शुरू कर दे, तो तब पहली क्रिया कहलाती है, तो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, क्या, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे, उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली, इस वाक्य में क्रिया है, तो इस वाक्य में क्या है, नाम धातु क्रिया है। कौन सी क्रिया, हथिया ली, हथियाना, लतियाना, पतियाना, ये सब क्या है, तो ये सब नाम धातु क्रिया है, क्या है, नाम धातु क्रिया है, ठीक है। जैसे हथियाना शब्द क्या हो जाएगा, तो नाम धातु क्रिया हो जाएगा, ठीक है। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो इस वाक्य में दो क्रिया है। एक तो दीपा ने गाय को क्या किया, चारा खिलाया, ठीक है। तो इसमें कौन सी क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। इसके आगे, अवकाश बोधक, निश्चय बोधक और नित्यता बोधक तथा नाम बोधक में से संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, तो नाम बोधक जो है ये संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, ठीक है। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, तुम प्रतिदिन क्या करो, पढ़ने आया करो, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ठीक है। इस वाक्य का उदाहरण क्या है, तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण, किसका उदाहरण है, संयुक्त क्रिया का, ठीक है। मैंने नौकर से खाना बनवाया, तो ये किसका, ये प्रेरणार्थक है, जो किसी के द्वारा करवाया जाए, बनवाया जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो इसमें भी मंगवाया क्या है, तो ये भी हमारा प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। जीना, लिखना, दिलवाना, चलना में से प्रेरणार्थक क्या है, तो दिलवाना, दिलवाना, खिलवाना, पिलवाना, मरवाना, ये सब क्या है, तो ये सब हमारा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। गिरना, उठना, समझना तथा सुनना में से प्रेरणार्थक क्या है, तो ये समझाना, समझाना क्या हो जाएगा, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। इसके आगे है, उठना, चमकना, गिराना तथा देना में से प्रेरणार्थक क्या है, तो गिर से गिराना, ठीक है। चलना, जगाना, पढ़ाना तथा बदलना में से प्रेरणार्थक कौन है, तो जगाना, जाग से जगाना, ठीक है। गिरना, बोलना, सुनाना तथा कहना में से प्रेरणार्थक क्रिया है, तो सुनाना, क्या है, सुनाना। इसके आगे, शायद मेरी लॉटरी लग गई, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है, तो संभवानार्थ क्रिया, संभवनार्थ क्रिया है, ठीक है। चूड़ी अच्छी थी, इस वाक्य में है, तो ये योजक क्रिया है, कैसी क्रिया है, तो योजक क्रिया है, ठीक है। इसके आगे, 1 मिनट, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है, अखिल घर के आंगन में खेलता है, इस वाक्य में क्रिया है, तो इसमें वाक्य में क्रिया क्या है, तो खेलता है, खेलता है क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो वह क्रिया का संदर्भ कहलाता है। क्रिया की जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने
का संदेह हो। तो संदेह मतलब संदिग्ध, जहाँ संदेह हो तो वहाँ क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। क्या? संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है? चलिए अब इसके आगे देखते हैं। हुँ, तो यहाँ क्या है? क्रिया का क्वेश्चन समाप्त हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ हो जाएगा इसके आगे। कहाँ गया? हाँ, अब हमारा अव्यय से क्वेश्चन होगा, ठीक है? अव्यय भी देख लेते हैं कि अव्यय चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे कहलाते हैं, तो वे अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? तो वे अव्यय कहलाते हैं। ठीक है? इसके आगे आहा, आप आ गए, इस वाक्य में आहा शब्द है तो अव्यय। अभी मैंने बताया था ना कि आहा क्या है? तो अव्यय है। ठीक है? संज्ञा, अव्यय, विशेषण तथा क्रिया में से जो विकृत नहीं होता, वो क्या कहलाता है? तो अव्यय कहलाता है। ठीक है? भला मैं क्या कर सकता हूँ? वाक्य में भला क्या है? तो भला अव्यय है। क्या है? अव्यय। ठीक है? वर्तमान, नया, तथा और सुंदर में से अव्यय शब्द है तो तथा। तथा क्या है? अव्यय शब्द है। ठीक है? हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो इस वाक्य में अव्यय क्या है? तो प्रतिदिन। ठीक है? प्रतिदिन क्या है? तो अव्यय है। इसके आगे अफ़सोस, मैं नहीं जा सका, इस वाक्य में अफ़सोस शब्द है तो शोक सूचक। क्या है? शोक सूचक अव्यय है। ठीक है? वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, इस वाक्य में हमेशा क्या है? तो अव्यय क्या है? तो अव्यय जो है हमेशा हो जाएगा, हमेशा हो जाएगा। ठीक है? पूर्वकालिक कृदंत, भूतकालिक कृदंत, तत्कालिक कृदंत तथा पूर्ण क्रियाद्योतक में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार है, तो भूतकालिक कृदंत। ठीक है? कौन है? भूतकालिक कृदंत। ठीक? इसके आगे वह दिन भर पढ़ता रहता है, इस वाक्य में दिन भर शब्द है तो निपात है। दिन भर, पेट भर, ये सब क्या है? तो निपात है। ठीक है? वह काम नहीं करता है, वह काम नहीं करता है तो वाक्य में अव्यय है नहीं। नहीं क्या है? अव्यय है। ठीक है? आज, कल, इधर तथा किसे में से अव्यय नहीं है, तो किसे क्या है? अव्यय नहीं है। ठीक है? इसके आगे वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में अव्यय है तो कारणवाचक अव्यय। क्या है? कारणवाचक। वह लाचार क्यों है? क्योंकि वह अंधा है। ठीक है? कारण है ना। तो इसके आगे है अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को विभक्त किया गया है तो 13 भागों में। कितने? 13 भागों में। ठीक है? मैं वहां होकर आया हूं, इस वाक्य में अव्यय है तो वहां। वहां क्या है? अव्यय है। ठीक है? इसके आगे है उत्तर ठीक, जापान तथा कृष्णा में से अव्यय है ठीक। ठीक क्या है? अव्यय। ठीक है? सर्वदा, सर्वत्र, इतना तथा गलत में से परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है तो इतना। उसने कटोरा भर दूध पिया, तो इस वाक्य में अव्यय क्या है? कटोरा भर। भर जो है ये अव्यय हो जाएगा। ठीक है? इसके आगे है राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में अव्यय है तो क्रिया विशेषण अव्यय है। कौन सा अव्यय है? तो क्रिया विशेषण अव्यय है। धीरे धीरे में क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है? सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, तो इस वाक्य में रेखांकित पद में है तो संबंध बोधक अव्यय है। कौन सा? संबंध बोधक अव्यय। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इस वाक्य में से रेखांकित शब्द है तो संबंध सूचक अव्यय। कौन सा है? संबंध सूचक अव्यय है। ठीक है? इसके आगे है इसके बिना कुछ, तुम कुछ नहीं हो, इसके बिना, सॉरी, इनके बिना, सॉरी, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। क्या हो? उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, इस वाक्य में संबंध बोधक शब्द है तो बिना। बिना क्या है? संबंध बोधक शब्द है। ठीक है? इसके आगे अर्थात एतेव अथवा आजन्म में से समुच्चय बोधक अव्यय है, तो आजन्म में क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक हो जाएगा। ठीक है? प्राचीन, मोटा, गरीब और में से अव्यय शब्द है तो और क्या हो जाएगा? अव्यय शब्द हो जाएगा। ठीक है? अथवा शब्द व्याकरण की दृष्टि से है तो अथवा क्या है? अव्यय है। ये टीजीटी 2013 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द है, लेकिन क्या हो जाएगा? तो अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्यय। ठीक है? भारत, श्याम, आह तथा दक्षिण में से अव्यय शब्द है तो आह। आह क्या हो जाएगा? ये हमारा अव्यय शब्द हो जाता है। ठीक है? जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष शोक
आदि भाव से होता है, वे क्या कहलाते हैं? तो वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक का चिन्ह कैसे होता है? तो इस तरीके से होता है। कैसे होता है? इस तरीके से, ठीक है? ऐसे एक डंडा होता है, उसके नीचे बिंदी लगी होती है, ठीक है? इसके आगे क्रिया विशेषण अव्यय, विसर्ग बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय में से अव्यय का प्रकार नहीं है, तो विसर्ग बोधक अव्यय का, ठीक है? इधर उधर जिधर अव्यय हैं, तो ये दिशावाचक अव्यय हैं। कैसे हैं? दिशावाचक अव्यय हैं, ठीक है भैया? इसके आगे रात में देर तक बारिश होती रही, इस वाक्य में देर तक क्या है? तो ये क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी क्या है? तो ये परिणाम वाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? परिणाम वाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है भैया? इसके आगे वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है, तो कालवाचक का। कैसा है? कालवाचक का, ठीक है? वह शब्द क्रिया की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ये यूपीएसआई 2017 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ठीक है? तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, वाक्य उदाहरण है, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण है। किसका है? क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इस वाक्य में है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है? प्रतिदिन शब्द में क्रिया विशेषण अव्यय है, तो कालवाचक। क्या है? कालवाचक है, ठीक है? अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन तथा सुंदर शब्द में से क्रिया विशेषण अव्यय है, तो धीरे धीरे। क्या है? धीरे धीरे, ठीक है? इसके आगे है मोहिनी तेज दौड़ती है, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज शब्द है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रात को अचानक वर्षा होने लगी, इस वाक्य में क्या है? तो इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अचानक क्या है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है? स्थानवाचक, परिणामवाचक, जातिवाचक तथा रीतिवाचक में से क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, तो जातिवाचक नहीं है। क्या है? जातिवाचक नहीं है, ठीक है? इसके आगे धावक तेजी गति से दौड़ते हैं, इस वाक्य में तेज गति शब्द है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है, तो क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है, ठीक है? इसके आगे पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, पुस्तकें जो हैं वो धड़ाधड़ बिक रही हैं, तो इस वाक्य में धड़ाधड़ क्या है? तो धड़ाधड़ जो है वो क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो तथा राधा रात भर जागती रही, वाक्यों में से क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण है, तो वो है अधिक मत बोलो। क्या है? अधिक मत बोलो, ठीक है? इसके आगे है वह धीरे धीरे चल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द कहते हैं, तो वो क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, ठीक है? मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा तथा आज शाम को मत आना, इन वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है, तो वो है लड़का रोते रोते घर पहुंचा। क्या? लड़का रोते रोते घर पहुंचा, ठीक है? काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? तो तेज है। क्या है? तेज, ठीक है? इसके आगे दो क्रिया विशेषणों के मेल से क्या बनते हैं? तो यौगिक क्रिया विशेषण बनते हैं। क्या बनते हैं? यौगिक क्रिया विशेषण बनते हैं, ठीक है? दो क्रिया के मेल से क्या बनते हैं? तो यौगिक क्रिया विशेषण बनते हैं। अनुकरण वाचक शब्दों की द्विरुक्ति से बनते हैं, तो यौगिक क्रिया विशेषण। क्या है? यौगिक क्रिया विशेषण। साँझ सवेरे शब्द हैं, तो यौगिक क्रिया विशेषण के उदाहरण किसके हैं? साँझ सवेरे, तो यौगिक क्रिया विशेषण है, ठीक है? जो क्रिया विशेषण काल समय की सूचना देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या? कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है? रीति क्रियावाचक क्रिया विशेषण बोध कराते हैं, तो वो निश्चय का, अनिश्चय का, कारण का और निषेध का बोध कराते हैं। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का विशेषण होते हैं, ठीक है? कुछ, लगभग, जरा तथा थोड़ा शब्द है, तो ये न्यूनता बोधक, ये न्यूनता को दर्शाता है, मतलब कम को दर्शाता है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएंगे? न्यूनता बोधक क्रिया विशेषण हो जाएंगे, ठीक है? इसके आगे है
हुँ। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। वाक्य में रेखांकित क्या है? तो संबंध बोधक। वह रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो इसमें क्या है? रेखांकित संबंध बोझक बोधक अव्यय है। ये तो जैसे लग रहा है फिर से रिपीट हो रहा है ना? हाँ, यहाँ से है। विस्मयादि बोधक से। भारत श्याम आह दक्षिण में से क्या है? तो आह जो है ये क्या है? तो विस्मयादि बोधक है इसमें। ठीक है? ये भी तो कहीं फिर से नहीं हो रहा है? मुझे लग रहा है नहीं यहाँ से ठीक है ना? जिन अव्यय को संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष, शोक आदि भाव से होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। रिपीट हो रहा है ना? जैसे लग रिपीट है? रिपीटेड है। रिपीटेड क्वेश्चन है यार, फिर से रिपीट हो रहा है ये। कैसे रिपीट हो रहा है? 1 मिनट देख लूँ थोड़ा मैं। कहाँ गए क्वेश्चन? खत्म हो गए क्या? नहीं, अभी है। अभी है भैया। चलो देखते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य का व्यापार के समय उसकी पूर्ण अवस्था और अपूर्ण अवस्था का बोध हो, अथवा और अपूर्ण अवस्था का बोध हो। क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार को। तो मुझे लगता है इतना ही क्वेश्चन था, है ना? इतना ही क्वेश्चन था। तो यहाँ क्या है भैया? रिपीट हो रहा था क्वेश्चन, तो इतना ही क्वेश्चन था इसमें। अब इसके आगे कल जब दूसरा चैप्टर कराया जाएगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है भैया? तो इतना ही आज के लिए। तो यहाँ हमारा क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है? कि पैसों के बिना तथा मोहन के साथ वाक्यांश जिस अव्यय के उदाहरण हैं वह हैं, तो ये संबंध बोधक अव्यय हैं। ठीक है? संबंध बोधक अव्यय हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।